हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं सीए फाइनल की एफआर की बूस्टर रिवीजन सीरीज, जिसमें सीए फाइनल के एफआर के सारे चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। और मैं पहले आपको कुछ चीजें बता दूं, हम लोग फिर उसके बाद कंसेप्ट पे आएंगे कि आपको जो स्क्रीन पे यहाँ पे कंसेप्ट नोट्स दिख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते। आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए और आपको वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जो आपको यहाँ पे रोड मैप दिख रहा है इस चैप्टर का, हर चैप्टर में जो आपको रोड मैप दिखेगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आईसी स्टडी मॉड्यूल में जो सीक्वेंस दिए उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपके कंसेप्ट भी उसी सीक्वेंस में हर चैप्टर में लिखे हुए। और जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले वो हम लोग आईसी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। अब कुछ इस तरीके से इस नोट्स को बनाया गया, कंसेप्ट वाले नोट्स को भी, कि आपको यहां पे ये सीक्वेंस तो आईसी स्टडी मटेरियल की है ही, एट द सेम टाइम कि जो क्वेश्चन बैंक है आप लोगों को उसमें फिलहाल, क्योंकि मैं क्लास में आप लोगों के इस रिवीजन सीरीज में सिर्फ आपको आईसी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर करूं, तो इसलिए सिर्फ वही क्वेश्चन यहां पे है। अब हमको ये देखना है कि हर चैप्टर में किस कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप अगर ये पहला चैप्टर देखोगे, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स और रोड मैप जो उसका है एप्लीकेबिलिटी का, आप देखोगे यहां पे ये सारे कंसेप्ट हमारे पहले चैप्टर में है। ओके, लेकिन ये सारे कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप देखोगे जो आपका पॉइंट नंबर 10 है, दैट इज रोड मैप फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स। ओके, उस पे ही आईसी स्टडी मटेरियल में सारे क्वेश्चंस दिए हुए। तो आईसी स्टडी मटेरियल पे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर दिए हुए, दैट इज रोड मैप फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स। तो हम लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और आईसी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पे कवर करेंगे। अब वैसे ही पहला चैप्टर इसमें सिर्फ थ्योरी दी हुई है, तो क्योंकि रिवीजन सीरीज है, आपको पता है कि बेसिक चीजें बहुत ही, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चैप्टर में रोड मैप ही इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल 3 जो आपको इस नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन शेड्यूल 3 में जब इन डेज करूंगा उस वक्त मैं आपको वहां पे इसको कवर करूंगा, कुछ आईसीए के गाइडेंस नोट्स भी उसके, और वहीं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज जो मेनली हम इस चैप्टर में, वैसे तो बहुत बेसिक चीज है और थ्योरी है, तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका रोड मैप है, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि इंडेक्स होती क्या चीज है। यू नो दैट कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी यूके में, और वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करती थी। तो ये बहुत प्रमोट करा गया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो करना चाहिए। सो बहुत सी कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट भी कर ली, लेकिन कुछ कुछ कंट्री ने कहा कि हमारे लिए उसको कंप्लीटली एज इट इज अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि इंडिया में तो वैसे जो आपने सीए इंटर लेवल पे पढ़े, जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सब लोग फॉलो करते थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से कहा गया क्यों ना हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जो कि ग्लोबली सब लोग उसको फॉलो करें। लेकिन प्रैक्टिकली ग्लोबली हो सकता है कि सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो कि एज इट इज उन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो कर ले। तो हमने सोचे ठीक है, हम लोग क्यों ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नई सीरीज से हम आते, जो आपने इंटर में पढ़े उसकी बात नहीं कर रहे, क्यों ना हम एक नई सीरीज से आते और उसको हम नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आईएफआरएस नहीं देंगे, उसको हम बुलाते हैं इंडेस के नाम से। अब इंडेस जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस में क्या फर्क है, इस पर मैं आपको बात करूंगा। लेकिन हमने सोचे कि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ओके, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो आईएफआरएस होते हैं उसके ऊपर मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसने कहा कि इसको हम लोग एज इट इज तो कॉपी नहीं कर सकते, हमने कहे कि हम एक नई सीरीज से आएंगे जो कि हम कहेंगे, उससे कहेंगे इंडेस। तो मोर देन 95% मैं कहूंगा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग और आईएफआरएस है वही इंडेस में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। अब ये जो डिफरेंसेस आए उसमें क्यों ये डिफरेंसेस है उसका आपने समझा। कुछ कंट्री ने एज इट इज अडॉप्ट कर ली उस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। जनरली वो कंट्री जिन्होंने एज इट इज अडॉप्ट कर ली, जो कि बहुत बड़ी कंट्रीज नहीं है, उन लोगों के लिए अडॉप्ट करना आसान था, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है। तो कोई चीजें इसमें ऐसी थी जो हम उससे अग्री नहीं करते थे, तो हमने कहा कि हम एज इट इज तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ दो चीजें अब क्यों उनमें और हमें डिफरेंसेस थे जब हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आईएफआरएस की बात करते, और इंडिया जो हमने उसकी तरह एक सीरीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंडिया में आई, क्या फर्क है। एक चीज होता है कि कार्विन, व्हाट डू मीन बाय कार्विन, उसमें ऐसी कार्विन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों को इंटरनेशनल अकाउंटिंग और आईएफआरएस में नहीं दी, वो एडिशनल, वो उसके बारे में बात ही नहीं करता और हमने ऐड करे। ओके, एक होता है कार्व आउट।
कार्व आउट के बारे में बात करते हैं, हम उससे डिफर करते हैं, ठीक है, हम कोई और बात करते हैं, वो कोई और बात कर रहा है, तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट जो कह रहा है हम कोई अलग ट्रीटमेंट है, उसे कार्व आउट कहते हैं। तो इसकी वजह से हमने कोई एडिशनल चीजें लाए उसमें, तो उसमें कार्विंग कहते हैं, और कोई चीज हम उसे डिफर करते उसे हम कार्व आउट करते हैं। तो इसकी वजह से हमें और उस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस में हमें उसमें फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन हमें सीए फाइनल में आप लोग को क्या चीज पढ़ना है, आपको पढ़ना है इंड एस। ओके, आपको क्या चीज पढ़ना है, इंड एस हमारे सिलेबस में। अब जब ये इंड एस आया तो हमने ये कहे कि हमारे लिए एज इट इज तो फॉलो करना मुश्किल है, तो हमने कहे कि हम उसकी कॉपी करते, लेकिन जहां हमको लगेगा कि चेंजेस करना है हम उसमें चेंजेस करेंगे, तो हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। व्हाट डू मीन बाय कन्वर्जेंस? आपको बैकग्राउंड दे रहा, ठीक है, जब आप सुनना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना रेलेवेंट नहीं, बस आपने सुनना है जो मैं कह रहा हूं, 2-4-5 मिनट में कहूंगा, देन आई विल कम टू रोड मैप। ओके, तो कन्वर्जेंस की जब हम लोग बात करें तो उसमें क्या होती है कि हमने कहा कि हमको जो चेंजेस करना रहेगा वो चेंजेस हम लोग इसमें करेंगे। अब हमने वो दो चीज करे, एक होता है कार्विन। कार्विन का मतलब होता है कि भी एडिशनल गाइडेंस हमने कुछ इसमें ऐड करे जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग में नहीं था। और कार्व आउट का मतलब होता है कि हमने उसमें प्रोविजन को चेंज करे, मतलब आईएफआरएस कुछ और कहता, हमने उसका ट्रीटमेंट के बारे में कुछ और कहे। अब हुई बात कुछ इस तरह कि 2009 में हमने G20 की मीटिंग की, तो वहां पे ये तय करा गया, जब G20 में हमारी कंट्री गई तो वहां रिप्रेजेंट जब करे, उन्होंने बोला कि हम भी इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन हमने उसे पूरा 100% एडॉप्शन नहीं करे। 100% एडॉप्शन कुछ कुछ कंट्री ने करी, लेकिन हमने 100% एडॉप्शन नहीं करे, हमने कन्वर्जेंस करे। कन्वर्जेंस के मतलब हमें जहां जहां मॉडिफिकेशन लगा के करने की जरूरत है, हमने वहां पे मॉडिफिकेशन उसको करे, और हमने इंडेस लेकर आए। और जब ये इंडेस आया, अब इंडेस ऐसा होता है, जब देखो एक डिफरेंस आपने समझना कि आईएएस और आईएफआरएस में फर्क क्या होता है। एक ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, वो 2001 तक यूके में उनका बेस है लंदन में, और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इस आईएएस को इश्यू करती थी, जैसे हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू थे वैसे वो आईएएस इश्यू करा करती थी। लेकिन 2001 में फिर उस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को कैंसिल करके नया बोर्ड बना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना। तो वो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करना शुरू करे तो वो उसे आईएफआरएस के नाम से बुलाते। इट मींस दैट अगर मैं आपसे कहूं तो जो पहले थे आपके, ओके, मगर मैं कहूं कि 2001 तक जब उन्होंने इश्यू करे तो एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, ओके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करती थी तो वो उसे आईएएस के नाम से बुलाती थी। फिर 2001 के बाद, ओके, आफ्टर 2000 और 2001 के बाद एक बोर्ड बनाया गया और उसे कहते इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ओके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और जब ये इश्यू करने लगे तो ये से क्या कहते, ये से कहते हैं, किस नाम से कहते, ये से आईएफआरएस के नाम से बुलाते। तो आपके दिमाग में शायद ये चीज आ सकती है कि क्या सर इसका ये मतलब हुआ, अगर ये इंटरनेशनल ये आईएफआरएस हुआ और ये आईएएस दो अलग अलग चीज है क्या, तो क्या इसका ये मतलब है सर जो पहले आईएएस इश्यू करे थे वो कैंसिल हो गए? ना ना ना, सारे कैंसिल नहीं, अब समझना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इश्यू करे आईएएस, सपोज आईएएस 1 इस तरह नाम दिया, आईएएस 1, आईएएस 2 इस तरह, आईएएस 3, और इन्हें लगा कि कोई चीज को भाई कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं, तो उसने इसको एबॉली वो कैंसिल कर दिया। और आईएफआरएस में जब भी सीरीज यहां शुरू, इसके बाद 2001 के बाद जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करे गए तो उन लोगों ने सीरीज का नाम आईएफआरएस लगे, तो वो नाम देने लगे आईएफआरएस 1, 2 लाइक दैट, उन्होंने इस तरीके से नाम देने लगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आईएएस 2 था इन्वेंट्री, तो आईएएस 2 इसका वो आज भी एग्जिस्ट करता, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आईएफआरएस के आए बाद कैंसिल करिए। अगर कोई उन्होंने कैंसिल करे है और उसके बदले में नया, तो फिर आईएफआरएस के नाम से वो आया। सो भाई अब इंडिया में हमने तो क्या करे, हमने तो कहा कि चलो हम लोग इसको कॉपी करते, मगर एग्जैक्टली नहीं करते, तो जहां हमको मॉडिफिकेशन लगा हमने वहां पे करे। लेकिन हमने नाम कैसे दी, तो हमने बोले काम करते, आसान होना चाहिए, जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आईएएस है, ओके, उसको हम जैसे आईएएस 1 है तो हम उसको इंडियस 1 बोलेंगे, आईएएस 2 तो हम उसको इंडियस 2 बोलेंगे, आईएएस 3 तो हम उसको इंडियस 3 लाइक दैट। तो आप देखोगे यहां पे जो आईएएस 1 है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, इंडियस 1, बस वही नाम, वही है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईएएस 2 है उसको हम इंडियस 2 के नाम से बुलाते हैं, सेम, और वो इन्वेंट्री। मगर आईएफआरएस की सीरीज जो शुरू हुई 2001 के बाद, जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जब इन एएस को इश्यू करने लगा, तो आईएफआरएस की सीरीज से आया हो, ओके। तो हमने क्या करे भाई, अब हम क्या नाम, हम तो दिक्कत में आ गए ना, क्यों, अब हमने हमारे पास कोई आईएएस और आईएफआरएस हमको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर, हमने बोला हम तो इंडियस ही बोलेंगे।
लेकिन दिक्कतें आ गई कि भाई अब हम क्या नाम दें, क्योंकि वो तो आईएएस को हमने इंडेस 1 2 3 उसी के सेम हमने कहे, अगर उनका आईएएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हमारा इंडेस 1 भी हुई है, उनका आईएएस 2 इन्वेंट्री तो हमारा इंडेस 2 भी इन्वेंट्री, इस तरीके से। अब उन्होंने आईएफआरएस 1 2 3 लाया तो हम क्या करें, हमने भी चालाकी से क्या करें, हमने बोले हम काम इंडेस ही नाम रखेंगे लेकिन उसमें 100 पे ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि मैंने कहा कि उनका आईएफआरएस 15 है, उनका आईएफआरएस 15 है, तो हम उसको इंडेस आपने क्या 100 + 15 कर देना, तो इंडेस 115 हो गया। तो ओके, उनका आईएफआरएस 16 अगर है तो हमारा इंडेस 116 100 ऐड कर देना, इस तरीके से हुआ। तो ये जो आप देखोगे ना आपके सिलेबस में जो इतने सारे इंडेस हैं, कुछ 1 2 3 इस तरह, कुछ 101 इस तरह के 150 106 ऐसे नाम है। ओके, क्यों ऐसे नाम है, क्योंकि वो आईएफआरएस वाले सीरीज के। ओके, लेकिन उनके पास दो है, 2001 के पहले जो इश्यू करे उसको आईएएस के नाम से बोल रहे, बाद में जो नए इश्यू करे उसको आईएफआरएस के नाम से बोल रहे, मगर हमने कोई ऐसा दो नाम से नहीं रखा, हमने उसे इंडेस ही कहे। बस आईएफआरएस वाले जो उनके तो उसमें हमने 100 ऐड कर दिए, उसको 101 102 इस तरीके से हमने कर दिए। अब कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इश्यू करती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएफआरएस जब इश्यू करती है, तो हम उसको अडॉप्ट 100% तो नहीं करते, हम उसे कुछ मोटिवेशन के साथ लेके आते। तो वो जब इसको इंट्रोड्यूस करती, क्या इमीडिएटली हम कर देते कि नहीं नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है, कई बार हमेशा ऐसे होगा जब वो इंट्रोड्यूस, जो उनकी एप्लीकेबिलिटी डेट होती है कि इस तारीख से वो एप्लीकेबल है, हमारा उस तारीख उसके बाद होता है, क्योंकि हम अपना ड्राफ्ट करते हैं, फिर प्रपोज करते हैं, फिर अप्रूव होता है। ओके, उसके बाद फिर हमारे इंडिया में एप्लीकेबल वो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, जैसे इस थ्योरी में भी यहां पर लिखा हुआ है, इसमें उसने आपसे कहा कि जब ये इंडेस आया, ओके, जब ये इंडेस आया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तौर पे आईएफआरएस 15, अगर मैं आपसे, इसको आपको सिर्फ सुनना है, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ आपने भी बात सुनना। ओके, आईएफआरएस 15 जब आया, वो एक्चुअली ग्लोबली 1 जनवरी 2017 से एप्लीकेबल, हमारे इंडिया में 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल। आईएफआरएस 16 लीज आया ग्लोबली 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल, हमारे इंडिया में वो 1 अप्रैल 2019 से। ओके, तो थोड़ी बाद में एप्लीकेबल होता है। अब आपको इंटरेस्टिंग बात, शायद आपको चीज पता भी होंगी, जो हमारा इंडेस 1 है ना, कुछ दिनों में नहीं रहेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, आपके सिलेबस में भी अभी इंडेस 1 है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो इंडेस 1 हो सकता है कि आपके सिलेबस से हट भी जाए। आप कहोगे ऐसा क्यों सर, इंडेस 1 क्यों हट जाएगा सिलेबस से, क्योंकि रिसेंटली ही एक आईएफआरएस आया, आईएफआरएस 18। आप बोलेंगे अच्छा, ये आईएफआरएस 18 क्या है, तो एक नया आईएफआरएस, आपके नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूं, एक नया आईएफआरएस 18 आया, जो कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो उनका जो आईएएस 1 था ना, उनका जो आईएएस 1 था, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको इन लोगों ने कैंसल करके एक नया आईएफआरएस लेके, दैट इज आईएफआरएस 18। इसका मतलब अब हमारा भी वैसा ही होना चाहिए, हमारा जो इंडेस 1 है, इंडेस 1 है, वो भी कैंसल होके कुछ दिनों में हमारा एक नया इंडेस आएगा, उससे हम कहेंगे इंडेस 118, क्योंकि उनका आईएफआरएस 18 है ना, तब उसको 100 ऐड कर देंगे, वो हमारे 118। तो आप ये देखोगे कि कुछ समय बाद ये हटा दिया जाएगा और इंडेस 118 यहां पे हमारा इंडिया में लॉन्च करा जाएगा, और वही आपको सिलेबस में भी रहेगा आगे चल के। लेकिन अभी तो हमें इंडेस 1 ही पढ़ना है। अब इंडेस जो आईएफआरएस 18 है, जो कि हमारे इंडिया में इंडेस 118 होगा आगे चल के, तो ये जो आईएफआरएस 18 है, ये एक्चुअल में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने वाला है 1 जनवरी 2027 से। तो पता है ग्लोबली कब ये एप्लीकेबल होने वाला है, ये एप्लीकेबल होना 1 जनवरी 2027 से एप्लीकेबल होने वाला है। अभी एप्लीकेबल हुआ नहीं है, ग्लोबली भी एप्लीकेबल है, ये होने वाला है। तो हमारे इंडिया में ये 1 जनवरी 2027 से तो नहीं, थोड़ा उससे बाद होगा, इस तारीख से नहीं होगा, उससे बाद ही होता है हमेशा। तो इसमें एक मैंने ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है आपका, आप देखोगे हमने जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस, देखो 118 ये आ गया, ये एप्लीकेबल अभी नहीं है, ये प्रपोजल है, सिर्फ ये ड्राफ्ट है, अभी ये ड्राफ्ट है, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो एक्चुअल में ये तो अप्रैल में उसको कमेंट करने कहे थे उन्होंने, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने इस ड्राफ्ट को देखा, उसमें लिखा था, उसने हमसे कहा, उसने कहा कि ग्लोबली आईएफआरएस 18 इज इफेक्टिव फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2027। तो ग्लोबली कब से एप्लीकेबल है, 1 जनवरी 27 से। और लेकिन हमारे इंडिया में वो कहते हैं इन इंडिया द प्रपोज इफेक्टिव डेट ऑफ इंडेस इज फॉर एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड बिगिन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2027। तो ग्लोबली भी जैसे मैंने आपसे कहा कि जनवरी 1 27 से, हमारे इंडिया में अप्रैल 1 27 से एप्लीकेबल होने वाला है, ऐसा भी प्रपोज करा गया। वो आगे देखेंगे क्या होगा, समझ में आई चीज। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, लेकिन आपको ये नोट्स में सारी चीजें दी हुई, थ्योरी पॉइंट सिर्फ आपने रीड करना है।
लेकिन मेन चीज जब हम यहाँ पे डिस्कशन अपना शुरू करेंगे दैट इज रोड मैप। इसको बहुत अच्छे से समझना जो मैं कहूंगा, और आपको मैं कुछ कंसेप्ट कुछ एग्जांपल्स भी क्रिएट करूंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना रहेगा। हम उसका अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर आईसीएस स्टडी बोर्ड के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अब इस रोड मैप का इंपॉर्टेंस बहुत है। अब वैसे तो इस रोड मैप को अगर मैं कहूं तो ये हिस्ट्री के बारे में कहता है, हिस्ट्री के बारे में तो 2015-16 जब की बात कर रहा है, ओके। लेकिन आपका एग्जामिनेशन पे उस पे क्वेश्चन आज भी आते, उसी डेट को रेफरेंस में देकर ही आईसी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसी की स्टडी मटेरियल में भी आप देखोगे आपको इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन ये सारे के सारे इस रोड मैप के ऊपर है। तो इस रोड मैप को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे, आपको मेरी बात बस ध्यान से बहुत सुनना है और कुछ भी नहीं। अब इस कैटेगरी को आपको हम लोग इस रोड मैप को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला आपका होता है कि कंपनीज अदर देन, ओके, फॉर कंपनीज दैट हियर नाउ अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड व्हाट द म्यूचुअल फंड। वो म्यूचुअल फंड का भी उन्होंने एक अलग चीज कहा है, उसके बारे में मैं आपसे कहूंगा। तो बेसिकली ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, इनके अलावा जो भी सारी कंपनी वो कैटेगरी ए में आती है। कैटेगरी में बी में आपकी जो आएंगी वो क्या आपके आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और आपके एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी यहां पे आती है। और कैटेगरी जो सी है वो छोटा सा एक पॉइंट है, मैं आपको कहूंगा, जो म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जाता है। तो हमने इस रोड मैप को 3 कैटेगरी में बांट दिए। पहला बात करते हैं वो सारी कंपनी सिवाय आपके एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के अलावा जो कैटेगरी बी में जो आती है आपकी नॉन बैंकिंग एनबीएफसी आती है, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी आती है। और कैटेगरी सी जो कि बहुत छोटा सा एक पॉइंट है, मैं आपसे कहूंगा आगे, जो म्यूचुअल फंड के बारे में कहता है। अब हम पहली कैटेगरी में आते हैं जो कि हमारी नॉर्मल कंपनी है अदर देन एनबीएफसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड। अब जब ये आया था तो भाई उन्होंने कहा कि वॉलंटरीली ऑप्शन दी, क्योंकि इसमें कंप्लायंस बहुत है, ये बहुत डिटेल में डिस्क्लोजर इसमें बहुत होते हैं नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगर आप कंपेयर करो। तो उन्होंने पहले कहा कि वॉलंटरीली कहते हैं कि अगर कोई चाहता है, कंपल्शन नहीं है। पहले कहा गया कि वॉलंटरी कहा गया कि अगर कोई चाहता है तो भाई इंडेक्स को फॉलो कर सकता है। कब से? 1 अप्रैल 2015 से वो फॉलो कर सकता है। इट मींस फाइनेंशियल ईयर, यहां पे कौन सी बात कर रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की। लेकिन उसने क्या कहा, आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, उसने क्या कहा आपसे, उसने कहा ये वॉलेंटरी, कंपल्शन नहीं है। फिर कोई भी कंपनी उसमें जिसको जो मतलब अदर देन एनबीएफसी सब की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये जो भी इसमें आप अगर चाहो तो आप वॉलेंटरी इसको आप यहां पे अडॉप्ट कर सकते हो इंडेक्स को। अब उन्होंने कहा कि भाई ये हो गया एक हमारी कैटेगरी, यहां पे हमने कहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो वॉलेंटरी एडॉप्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरा कहते हैं कि मैंडेटरी, मतलब यहां से कंपल्शन हो गया। अब कंपल्शन भी जब हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहे कि ऑल ऑफ ए सडन सबको मैंडेटरी है, लेकिन उसमें 2 फेज में डिसाइड करेंगे। तो फेज 1 में वो गए, और फेज 1 में उन्होंने कहा कि भाई फेज 1 में एक था फेज 1 जो कि एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल 2016, और फेज 2 जो कि एप्लीकेबल था 1 अप्रैल 2017। अब समझना, जो भी फेज 1 और फेज 2 में आते हैं मैं उनके बारे में कहता हूं, लेकिन फेज 1 अगर मैं कहता हूं कि 1 अप्रैल 2016 से एप्लीकेबल हो रहा था, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा, वो आपका 16-17 से एप्लीकेबल है। और जो अगर फेज 2 में आता है, कौन आता है वो भी हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन जो फेज 2 में आता है वो फाइनेंशियल ईयर उनका कौन सा होगा, 2017-18 इस फाइनेंशियल ईयर से उनको एप्लीकेबल होगा। तो भाई फेज 1 में कौन आते हैं, सारी लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी अगर उनका नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा उनका नेटवर्थ है, सारी कंपनी, फिर चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड। लिस्टेड कौन, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते, पब्लिक कंपनी, तो वो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में या अनलिस्टेड, कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर ये मैंडेटरी हो गया था। कौन से फाइनेंशियल ईयर से, यहां पे आपके 1 अप्रैल 2016, मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17 से। अब 2 चीज यहां पे अराइज होती है, कि 2 चीज कौन सी अराइज होती है, पहला कि नेटवर्थ का मीनिंग क्या है, नेटवर्थ का मीनिंग क्या है। तो हम लोग इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, नेटवर्थ का मतलब होता क्या है, नेटवर्थ का मीनिंग क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सेकंड क्वेश्चन में आता है कि नेटवर्थ कब का देखूं। आप मुझे कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 से मेरे लिए एप्लीकेबल होगा, अगर मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो मैं नेटवर्थ देखूं कब, अपना कौन सी तारीख का नेटवर्थ देखूं। तो उन्होंने हमको एक डेट दे दिया, उन्होंने एग्जांपल हमको यहां पे डेट दिया, ये फिक्स है 31 मार्च 2014।
अच्छा, तो आपने कहा कि मुझे ये नेटवर्थ क्या हो तो उसमें बात करूंगा, लेकिन क्या सर 31 मार्च 2014 का मैं नेटवर्थ देखूं? हाँ, 31 मार्च 2014 को आप अपनी बैलेंस शीट में देखो, उसका नेटवर्थ आप यहां पे देखोगे। तो अगर मैंने कहा वो, मगर ये तो बात कर रहे 16-17 से बात कर रहे, यहां पे कोई नेटवर्थ नहीं देखना वॉलेंट्री के केस में, क्योंकि वॉलेंटरी है, ठीक है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, तो उसमें कोई नेटवर्थ नहीं देखना है। यहां पे बोलते जब मैंडेटरी हो, तो उसने बोला मैंडेटरी के लिए आपको कब, आप पे वॉलेंट्री तो आप जब चाहो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको किसके बारे में बात करें? मैंडेटरी की। ओके, अब मैंडेटरी जब वो कह रहे हैं कि 31 मार्च 2014 का ये डेट दिया है उन्होंने, ठीक है, इसकी डेट का नेटवर्क देखो, फिर कहता है लेकिन आप तो कह रहे कि एप्लीकेबल 16-17 से होगा, तो भाई आप कौन से? तो उसने बोला नहीं, पिछले 3 साल का, मतलब आप नेटवर्क 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016, ये तीनों तारीख का आप क्या चेक करो, ये तीनों तारीख का आप क्या चेक करो? नेटवर्थ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, नेटवर्थ हमें इन तीनों तारीख का, मतलब आई मीन टू से, वो ये नहीं कह रहा कि तीनों साल, प्लीज अच्छे से सुना, ये नहीं कह रहा कि तीनों साल का नेटवर्क 5 करोड़ के ऊपर, नहीं, उसने कहा तीनों साल में कोई भी साल का, उसने कहा 31 मार्च 2014 से शुरू करो, लेकिन तीनों में से कोई भी साल अगर नेटवर्क 500 करोड़ के ऊपर हुआ तो आपको फिर 16-17 से एप्लीकेबल होगा मैंडेटरी, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। ओके, तो तीनों साल का नेटवर्क देखना। अब ना कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने मेरी बात सुनना। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक एक्सपर्ट ना, हमारी आईसीआई की एक एक्सपर्ट ग्रुप है जो कि हमें एडवाइस करता है कि कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कभी कोई दिक्कत हुई तो क्लेरिफाई हमको उस चीज को करता है। तो एक्चुअली उन्होंने हमको इसको क्लेरिफाई कर, उसके बारे में मेरे को ITFG से कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, हम लोग अभी एग्जांपल जब डिस्कस करें वहां पे उसके बारे में बात करूंगा। तो उन्होंने हमको कहा कि अच्छा जब आप ये चेक करोगे हम लोग, तो भी कौन से साल का, मतलब मैं 31 मार्च 2014 को बोला वो नेटवर्क मेरा 5 करोड़ के ऊपर है सब, तो 31 2015 में नहीं है, 16 में भी नहीं है, तो भी एप्लीकेबल। हाँ, तीनों में से कोई भी साल में अगर क्रॉस हो गया ये 500 या उससे ज्यादा हो गया तो हमारे लिए इंडिया से एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी साल हुआ। ओके, अब हम थोड़ा और डिटेल फेज 2 पे मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। मैंने कहा अच्छा हम लोग तो आज हम लोग 2025 में, ठीक है, मैंने कहा 2025 में, तो ऐसा नहीं कि 3 ही साल का देखो हमको, भाई ये तो शुरुआत हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं कि जब फेज 1 के बारे में जब की बात करें, लेकिन आज जिसका भी नेटवर्क, अगर उसके बारे पहले फेज 2 में कहता हूं कि उसमें कुछ कंडीशंस में चेंज हुआ तो उसने कहा, फिर हम लोग बात करते हैं कि आज के सिनारियो में क्या होगा। फेज 2 में हमसे कहते हैं कि जो कि 1 अप्रैल 2017 है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो वो हमसे कहते हैं कि आप यहां पे चेक करो, क्या चेक करो यहां पे कि किसी का नेटवर्क, और पहली चीज यहां पे उसने कह दी कि सारी लिस्टेड कंपनी, मतलब फेज 1 में वही लिस्टेड कंपनी आई थी जिसका नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। फेज 2 में बोला सारी लिस्टेड कंपनी, मतलब आज की डेट में बात करूं, लिस्टेड कंपनी का जो भी नेटवर्थ हो, जो भी नेटवर्थ हो, उन लोगों के लिए क्या हो गया, ये एप्लीकेबल हो गया सारी लिस्टेड कंपनी के लिए। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए उसने हमसे कहा अगर आपका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपका एप्लीकेबल फेज 2 से हुआ। तो आज की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो किसको एप्लीकेबल है, अब समझते हैं। जब ये फेज 1 आया तो उसने हमसे कहा था, जब ये फेज 1 आया तो उसने हमसे क्या कहा था, फेज 1 में कहा था कि लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कोई भी कंपनी अगर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है फ्रॉम 31 मार्च 2014, ये तीनों डेट को पिछली देखो, बैलेंस शीट डेट को, और अगर देखो आपका अगर नेटवर्थ उस 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी हो गया 1 अप्रैल 2016 से। और फिर फेज 2 आया 1 अप्रैल 2017 से, तो वो कहते सारी लिस्टेड कंपनी होगी, मतलब आज की तारीख में देखो तो लिस्टेड कंपनी का जो भी नेटवर्क है वो रेलेवेंट ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि उसका एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑल लिस्टेड कंपनी 1 अप्रैल 2017 से उनका एप्लीकेबल हो गया। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी थी वो उनको एप्लीकेबल हो जिसका नेटवर्क 250 करोड़ या उससे ज्यादा था। तो आज की तारीख में अगर मैं 3 सिचुएशन में यहां पर अगर मैं क्रिएट करूं, तो पहला तो सारी लिस्टेड कंपनी उनके लिए तो मैंडेटरी करना ही है। अनलिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी अगर उनका नेटवर्क 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। और थर्ड कैटेगरी है कि वॉलेंटरीली तो कोई भी कभी भी इसको अडॉप्ट कर सकते, वॉलेंटरी आप चाहते हो, इवन तो आपका नेटवर्क कम भी है, अनलिस्टेड कम नहीं है, अगर आपका नेटवर्क 250 करोड़ से कम है तो भी आप वॉलेंटरी इसको अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो सबको एप्लीकेबल हो गया। अनलिस्टेड में मैंडेटरी किस पे है, अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज बोलूं तो मैंने कहा एक है आपका मैंडेट आज की तारीख में, आज के सिनारियो में अगर मैं कहूं, ठीक है, आज के सिनारियो में अगर मैं कहूं तो मैंडेटरी एक हो गया आपका, किस पे मैंडेटरी हो गया, ओके, किस पे मैंडेटरी आज के तारीख में अगर अपन कहें तो एक हो गया आपका मैंडेटरी जो ऑल लिस्टेड कंपनी, ओके, ऑल लिस्टेड कंपनी।
एक हो गया आपका अनलिस्टेड कंपनी, कब? जब इनका नेटवर्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़ से। ओके, अब आज वॉलेंटरी की बात करें, वॉलेंटरी तो आप लिस्टेड कंपनी को वॉलेंटरी का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब तो सबको एप्लीकेबल हो गया। तो जो अनलिस्टेड कंपनी के ऑप्शन है कि वो चाहे तो इससे अनलिस्टेड कंपनी उसको कर सकती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को वॉलेंटरी के सवाल ही नहीं उठता ना, वो तो सारी कंपनी मैंडेटरी में आ गई। ठीक है, ये आज की पोजीशन है, करंट सिनारियो अगर मैं बोलूं। ओके, अब आपके दिमाग में शायद ये भी आ रहा है, सर फेज 2 में हम नेटवर्क कहां देखें? तो फेज 2 में भी उसने वही डेट हमको दिया कि आप देखो 31 मार्च 2014 एंड देयर आफ्टर, मतलब 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17। ठीक है, आप जो भी पिछले साल देखो, 31 मार्च 2014 के हर फाइनेंशियल ईयर में देखो, जिस साल आपने जो लिमिट बताएगी उसको आपने क्रॉस कर, यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। आज मैं कहता हूं कि 2025 चल, आई विल सी द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2025। अगर मेरा नेटवर्क जो भी 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो मेरे लिए मैंडेटरी होगा। मैं लिस्टेड कंपनी वैसे ही मेरे ऊपर मैंडेटरी हो चुका है। ओके, अब कुछ चीजें, ये हमने किसके बारे में बात करें? यहां पे हम लोग ने अदर देन एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, मैं उन लोगों पे आता हूं, लेकिन कुछ चीजें अभी आपको यहां पे डिस्कस हम लोग करेंगे और आपको ध्यान से मेरी बात सुनना रहेगा। वो हमसे कहते हैं कि नेटवर्थ, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो नेटवर्थ के बारे में जब वो कहता है that a net worth check, net worth is checked on 31st of March 2014 and thereafter. If a company crosses the threshold in any year, Ind AS will apply from the next accounting year. अब आपने जो Ind AS जो था, आपने अगर आपने ये एक बार Ind AS एप्लीकेबल हो गया आपको, या आपने थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस करे, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको, आपने 31 मार्च 2025 को देखिए नेटवर्थ है जो 250 करोड़ से ज्यादा, तो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल आपको Ind AS हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसके बारे में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कुछ डिस्कस करना है और अब ध्यान से मेरी बात सुनोगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों पे अभी मैं आपको बहुत डिटेल में आपसे भी कुछ बात करने वाला, ध्यान से समझना, क्योंकि इसी पे बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज दैट क्योंकि आपको बहुत से जो आपके आईसी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट के ऊपर ही मैक्सिमम दिए हुए वहां पे। ओके, अब ध्यान से आपने मेरी बात समझना, मैं कुछ लिखूंगा आप भी लिख लो तो बेहतर है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने कहा कि मैं एक सिचुएशन यहां पे क्रिएट करता हूं, सपोज फर्स्ट एग्जांपल। ओके, ओके, एक कंपनी मैंने कहा, उस कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी? ए लिमिटेड। ध्यान से समझो जो मैं आपसे कह रहा हूं, और आपने ड्रॉ करना बहुत मदद करेगा। ठीक है, कुछ चीज ऐसी है जो इंडिया से डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन क्या हुआ आपका इंडिया से डायरेक्ट, आई मीन टू से एप्लीकेबिलिटी जो आपने नहीं कहा गया, लेकिन आई मीन टू से डायरेक्टली नहीं बोला, उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। तो फिर एक एक्सपर्ट आईसीए की कमेटी, उसके बारे में मैं बात करूं, उनने से क्लैरिफाई करे, और उन्होंने क्लैरिफाई करे आगे चल के, तो बातें मैं अभी आपसे करूंगा, उसके बेस पे बहुत से आईसीए स्टडी में क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से मेरी बात अभी सुनेंगे। तो क्या एक थी हमारी ए लिमिटेड। ओके, अब इस ए लिमिटेड की दो सब्सिडरी कंपनी है। ओके, दो सब्सिडरी कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी का नाम है बी लिमिटेड, आपने लिखते जाना तो बेहतर होगा, और ये ए लिमिटेड हमारी पेरेंट कंपनी। ठीक है, ए लिमिटेड हमारी पेरेंट कंपनी। सो मैंने कहा ये पेरेंट कंपनी, पेरेंट सब्सिडरी पता होगा ना, इंटर में पढ़े होंगे आपने। ओके, से बी ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड, ये हमारी सब्सिडरी कंपनी। ओके, अब ये सब्सिडरी कंपनी जो है, ये किसकी सब्सिडरी ऑफ ए, मैं ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, सब्सिडरी ऑफ ए, सब्सिडरी ऑफ ए। अब इस सब्सिडरी की बी लिमिटेड की एक और सब्सिडरी, उसको मैं एक पहले यहां पे ए जो पेरेंट कंपनी, उसकी दो सब्सिडरी, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। तो ये सी लिमिटेड भी किसकी सब्सिडरी? सब्सिडरी ऑफ ए। ठीक है, अब बी की एक सब्सिडरी, इसको हम कहते हैं डी लिमिटेड। ओके, विच इज सब्सिडरी ऑफ बी, सब्सिडरी ऑफ बी। अब ध्यान से मेरी बात समझ, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं सपोज एग्जाम्पल कि बी लिमिटेड ने वो क्राइटेरिया मेट कर लिया। ओके, राइट डाउन देयर नाउ, सपोज, ओके, सपोज बी लिमिटेड met the criteria of Ind AS. Okay, suppose B Limited
मेट द क्राइटेरिया ऑफ इंडेस, मतलब वो उसका एप्लीकेबल हो गया, ओके, लिस्टेड कंपनी वाले में जो भी क्राइटेरिया था फुलफिल हो, उसके लिए इंडेस एप्लीकेबल हो गया। तो कहा कि अभी इससे तो इंडेस एप्लीकेबल है, ये फॉलो करेगा, लेकिन दिक्कत एक है, इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसने फॉलो किया वो तो करेंगे, लेकिन क्या ये उसकी जो होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड और जो बी की जो सब्सिडियरी डी, क्या उनको भी एप्लीकेबल है? तो वहां पे अगर हम लोगों ने यहां पे देखिए, वो हमसे कहता है दैट इफ इंडेस इज एप्लीकेबल टू ए कंपनी इट ऑल्सो अप्लाइज टू इट्स होल्डिंग कंपनी को भी एप्लीकेबल है, सब्सिडियरी कंपनी को भी एप्लीकेबल है, उसकी ज्वाइंट वेंचर्स के एसोसिएट में सब आ गए इसमें, बोले भाई आपको एप्लीकेबल, आपकी होल्डिंग को भी, सब्सिडियरी को भी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट सबको इंडेस एप्लीकेबल हो गया। तो भाई मैंने यहां पे देखा, इसका मतलब इसकी होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड, तो ए को भी एप्लीकेबल हो गया, और इसकी सब्सिडियरी डी लिमिटेड उसे भी एप्लीकेबल हो गया। तो इसे एप्लीकेबल किस वजह से हुआ? एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ बी। और इस होल्डिंग कंपनी को क्या एप्लीकेबल हुआ? एप्लीकेबल सेम, एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ बी। अब ये क्वेश्चन एक अराइज होता है कि इनका जो रिश्ता है, किनका, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, वो कॉमन कंट्रोल में आ रही है कि, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये इन दोनों को भी एप्लीकेबल, मतलब बी को तो है, ये फेलो सब्सिडरी, दे आर कमिंग अंडर द कॉमन कंट्रोल, फेलो सब्सिडरी, ओके, फेलो सब्सिडरी, तो क्या इनको भी एप्लीकेबल, सी को भी एप्लीकेबल होगा क्या? तो इस पे एक कमेटी, अब राइट डाउन देयर फॉर ए रेफरेंस, एज पर ITFG, what is ITFG? I will tell you, don't worry. Not applicable to fellow subsidiary. To fellow subsidiary. देखो आप इस चीज को समझना, अगर A लिमिटेड को क्यों एप्लीकेबल हो? बिकॉज ऑफ B। अब कोई A लिमिटेड ने क्राइटेरिया मेट नहीं किया, कोई A लिमिटेड का कोई लिस्टेड कंपनी या उसका कोई आपका नेटवर्क 250 ऐसा उसने कोई नहीं किया था। अब यहां पे ए को इसलिए इंडेस एप्लीकेबल हो बिकॉज ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि बी की होल्डिंग कंपनी तो उसको भी हो गया एप्लीकेबल। तो भाई यहां पे किसने क्लैरिफाई किया? तो ITFG बेसिकली एक है, मैं उसके बारे में भी लिखता हूं। व्हाट इज दिस ITFG? ITFG आप अपने रेफरेंस के लिए वहां पे लिख सकते, इट इज इंड एस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप, ओके, विच इज सेटअप बाय, ब्रैकेट में लिख लें, सेटअप बाय ICI। तो उन्होंने बाद में क्लैरिफाई करते कि नहीं नहीं नहीं, ये सी लिमिटेड का एप्लीकेबल नहीं, फेलो सब्सिडियरी का एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि भाई उसने ए, ये इसकी सब्सिडियरी ए की जरूर है और ए को इंडेस भी एप्लीकेबल। आप बोलोगे नहीं सर, आप ही ने पढ़ा है ना अभी कि अगर आपकी जो सब्सिडियरी उसको भी एप्लीकेबल, नहीं, मगर ए लिमिटेड को क्यों एप्लीकेबल? आप इसको समझो, ये बिकॉज ऑफ बी, कोई ए ने क्राइटेरिया नहीं किया। तो ये तो एक्सपर्ट एक टीम है ICI की, जो कि उसने कोई प्रैक्टिकल, भाई एप्लीकेशन को कोई दिक्कत आ रही तो गाइड करते, तो उन्होंने कहे कि आपकी IC की स्टडी मटेरियल देखो, उनका रेफरेंस भी दिया, तो आपने भी देना चाहिए रेफरेंस, ओके। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको एप्लीकेबल, इंडेस एप्लीकेबल होगा नहीं। तो यहाँ किस किस को एप्लीकेबल है? अगर हम लोग बात करें तो यस, इससे एप्लीकेबल है, यस, और ये तीन लोगों को इसको एप्लीकेबल यहां पे नहीं होगा। अब एक दिक्कत आती है, आप बोले सर क्या दिक्कत? ऐसे ठीक है, इंडिविजुअली तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडेस 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 कर रहे हो, और एक बोला ठीक है तुमको नहीं, लेकिन ना दिक्कत ये आती है यहां पे कि मैंने कहा कि भाई ये तो नॉर्मल बात होगी अपने, ठीक है आप मत फॉलो करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने पढ़े भी होंगे, रिवीजन लेक्चर आपने जरूर पढ़े होंगे कि भाई फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो क्या चीज होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि भाई हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट करना पूरे ग्रुप का, एज ए ग्रुप हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो, तो यहां पे वो हम कैसे करें हमको देखना चाहते हैं शेयर होल्डर्स। तो मैंने कहा ए लिमिटेड पैरेंट, अल्टीमेट पैरेंट कंपनी जो ए लिमिटेड है, अब सपोज मैं ए लिमिटेड, मैंने कहा लाओ बी लाओ, मैं इंडेक्स फॉलो कर, मैंने कहा बी को लाओ लाओ लाओ, उसने अपने इंडेक्स के हिसाब से मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा आप डी हो, लाओ लाओ डी, मैंने कहा ग्रुप कंपनी है आप, भाई आप भी सब्सिडियरी हो बी की, तो सब सब्सिडियरी मतलब आप भी लाओ, आपके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट करना, आप पढ़ोगे आगे। अब मैंने कहा सी में बोला सी आओ, तो सी घबरा रहा था, बोले सर दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है, क्यों घबरा रहे? बोले सर आप तीनों ने, ए बी और डी, आप तीनों ने इंडेक्स को फॉलो करे, लेकिन सी कहता है मैंने तो इंडेक्स फॉलो ही नहीं करा। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, तुमने तो इंडेक्स फॉलो ही नहीं करे क्योंकि तुम्हारे पे मैंडेटरी है नहीं वो,
मगर उसने कहा, मैंने कहा उसे कि एक ऑप्शन है ना। बोले क्या ऑप्शन है? मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम ना वॉलेंटरीली चले जाओ। तुम क्या चले जाओ? मैंने कहा तुम वॉलेंटरी वाला ऑप्शन में चले जाओ। क्यों? तुम्हारे पास डबल डबल काम नहीं होगा। मैंने कहा ये लोग तो बना ही रहे ना, ये तो यस 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 है ही तीनों। मैंने कहा तुम वॉलेंटरीली चूज कर लो। बोले क्यों? तुम्हारा ही काम कम होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन की वजह से उसे इंडेक्स फॉलो करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे देना ही रहेगा, क्योंकि मुझे कंसोलिडेट करना है। तो उसके पास तो डबल डबल काम हो गया ना। वो नॉर्मल एज के हिसाब से भी यहां पे बना रहा है, अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है, और इंडेक्स के हिसाब से भी करना पड़ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। तो मैंने कहा डबल काम हो गया तुम्हारे ऊपर। तो तुम इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो नॉर्मल, और तुम कंसोलिडेशन की वजह से तुमको बनाना पड़ रहा है, वहां पे इंडेक्स फॉलो करना हो रहा है। तो मैंने कहा डबल काम हो गया। तो मैंने कहा इवन तो तुम पे मैंडेटरी नहीं है, तुमको रेकमेंड करा जाता है कि तुम इससे क्या करो, वॉलेंटरली इंडेक्स फॉलो कर लो। समझ में आई चीज? वॉलेंटरली इंडेक्स फॉलो कर लो। तो ये रेकमेंड हमने करे, अगर नहीं करना तो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन काम उतना ही है ना। पहले से नॉर्मल बनाना ही पड़ेगा, नॉर्मल बना रहा है, लेकिन इंडेक्स बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन उसको देना ही पड़ेगा ना। कंसोलिडेशन करना है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 3 इंडेक्स फॉलो कर रहे हो और ग्रुप कंपनी एक बोल रही हो फिर कंसोलिडेट करो। बेस शुड बी सेम, ऑल ऑफ देम शुड either they follow normal accounting standard or all of them should follow Ind AS। ऐसा नहीं चलेगा इंडियस और नॉर्मल एस का मिक्स नहीं चलेगा। जब आप कंसोलिडेशन की बात करते हो, ये तो पूरे नॉर्मल एस फॉलो करो, ये तो पूरे इंड एस करो, वो काम नहीं चलेगा कि मिक्स कर रहे हो तुम। ठीक है, तो तुमको अगर मैंडेटरी नहीं है सी लिमिटेड पे तो मत करो, लेकिन कंसोलिडेशन पे तो तुमको बना के मुझे देना ही रहेगा। तो अल्टीमेटली बनाना ही है, तो हमने बोला वॉलंटरी वाला ऑप्शन चूज कर लो और तुम भी बना लो। ठीक है, चल ये रहा एक कंसेप्ट। अब इसमें और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। अब आगे हमसे कहता था एक एक्सेप्शन ख्याल रखना। तो एक्सेप्शन क्या कहते हैं हमसे? दैट बैंक इंश्योरेंस और एनबीएफसी इफ पेरेंट सब्सिडियरी इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इज ए बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी इंडेक्स अप्लाइज टू देम एज पर देयर ओन रोड मैप। व्हाट डज इट मीन एज पर देयर ओन रोड मैप? अब इस चीज को अच्छे से समझना। वो हमसे यहां पे कहता है, आप चाहो तो लिखते जाना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आपने लिखते जाना। ठीक है, वो हमसे यहां पे कहता है, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, एक कंपनी थी हमारी ए लिमिटेड। वो ए लिमिटेड नॉर्मल कंपनी थी, इसके अदर देन एनबीएफसी, ओके, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जगह, मतलब ठीक है, एनबीएफसी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और यू कैन से नॉर्मल कंपनी। ठीक है, अब यहां पे इसका सपोज नेटवर्थ, इसका जो नेटवर्थ है, और मैं कहता हूं जो भी कंपनी, इसको सपोज इंड एस एप्लीकेबल था, सपोज इंड एस एप्लीकेबल, सपोज इंड एस एप्लीकेबल है, इंड एस एप्लीकेबल। ठीक है, ध्यान से अपने मेरी बात समझना, इंड एस एप्लीकेबल है। तो मैंने कहा यहां पे इंड एस इसे एप्लीकेबल, इसकी एक सब्सिडरी, उस सब्सिडरी का नाम है बी लिमिटेड। और ये जो बी लिमिटेड है ना, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ख्याल रखना, ऐसा नहीं होगा कि होल्डिंग कंपनी, अब समझना उसको, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी जो कि नॉर्मल कंपनी। ठीक है, नॉर्मल कंपनी, उसकी सब्सिडरी है, उसकी सब्सिडरी, ये पेरेंट कंपनी और ये सब्सिडरी है। अब आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि ए लिमिटेड के एप्लीकेबल है तो उसकी सब्सिडरी को भी एप्लीकेबल है जैसे, लेकिन एक्सेप्शन, अगर आपकी सब्सिडरी एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो उनका एप्लीकेबल, वो अपना, उनके एक अलग रोड मैप है, उनके एक अलग क्राइटेरिया, उसके हिसाब से अगर इंडिया से एप्लीकेबल है तो वो बनाएंगे, मगर हमारी वजह से उन पे नहीं थोपा जाएगा। मतलब मैंने कहा मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मुझे एप्लीकेबल है, मैं नॉर्मल कंपनी, मैं कोई एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी नहीं हूं, मुझे इंडिया से एप्लीकेबल हो रहा है। दैट डज नॉट मीन कि मेरी सब्सिडरी अगर एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी, उन्हें भी एप्लीकेबल हो, उनका एक अलग क्राइटेरिया, वो अलग से डिसाइड करा जाएंगे। तो यहां पे इनको एप्लीकेबल, मतलब वो क्राइटेरिया अलग है, वो इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे, उसकी एक अलग क्राइटेरिया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि इसे इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल, सपोज मैं कहता हूं, सपोज सब अगर एप्लीकेबल है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, वो अपना इंडिविजुअली देखें, उनका क्राइटेरिया अलग। सपोज मैं कहता हूं, सपोज इंडेस नॉट एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका इंडिविजुअली भी अगर उनका क्राइटेरिया फुलफिल करते उनका एप्लीकेबल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अगर नहीं है तो यहां पे क्या मैं कहूंगा कि नहीं देखो, तुमने सपोज इंडेस तुमका एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे एप्लीकेबल है तुमको भी बनाना रहेगा, नहीं, आई कैन नॉट से दैट। ओके, तो यहां पे ये एक्सेप्शन, डोंट अप्लाई
Ind AS because of parent company, because of parent company. Okay. B Limited will check its own क्राइटेरिया. अब उनका कुछ और क्राइटेरिया. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरी बात ध्यान से आपने समझना, ठीक है. उनका खुद का अपना क्राइटेरिया, उसके हिसाब से डिसाइड करेगा, उसके बारे में हम बात भी करने वाले. लेकिन आप कहोगे सर ये, लेकिन प्रॉब्लम एक है यहां पे कि एक वो अपना है तो ग्रुप कंपनी ना. सही बात है तो ग्रुप कंपनी, ठीक है तो ग्रुप कंपनी, ठीक है. तो ग्रुप उनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना है. तो यहां पे एक को इंड एस एप्लीकेबल है और एक को इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, तो ग्रुप में फिर तो दिक्कत जाएंगी. तो फिर वही बात है, वॉलंटरी लिमिट्स पे आता हूं. ऐसा क्या कर नहीं पाएंगे, लेकिन क्यों, आई टेल यू. एक है कि वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ. नॉर्मल एस एप्लीकेबल रहेंगे उनको, ठीक है, नॉर्मल एस एप्लीकेबल रहेंगे. लेकिन मैंने कहा फॉर कंसोलिडेटेड financial statement, for consolidated financial statement purpose. आप कहोगे सर इनको पास तो इन्हें तो बनाना ही रहेगा ना. करेक्ट. they have to prepare as per Ind AS. आपने क्या सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? सेम बात है ना. अब पहली चीज उसने कहा पे कि भाई नॉर्मल कंपनी एनबीएफसी के साथ और बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी हो तो ये नहीं उसकी सब्सिडरी को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी सब्सिडरी एनबीएफसी और बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी रहता, ठीक है. और सपोज अगर इनका एप्लीकेबल होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एप्लीकेबल है. कंसोलिडेशन में भी इंडिविजुअली भी बना रहे इंडियस, कंसोलिडेशन में कोई दिक्कत नहीं. लेकिन सपोज उसका एप्लीकेबल नहीं तो भाई इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर वो नॉर्मल इसके हिसाब से बना रहे हैं. लेकिन कंसोलिडेशन के लिए इससे भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा. अब यही वाली बात आ गई नहीं सर, इसे एप्लीकेबल नहीं था लेकिन कंसोलिडेशन के लिए उसे बनाना पड़ता. समझो वॉलंटरी वाला ऑप्शन था उसके बाद. लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है यहां पे. अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि जब हम इसके बारे में बात करेंगे, इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ वॉलंटरी. तो वॉलंटरी का ऑप्शन ही नहीं है उनके पास. वॉलेंटरी का ऑप्शन नॉर्मल कंपनीज में, एनबीएफसी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में वॉलेंटरी का ऑप्शन ही नहीं. तो भाई मैंने कहा यहां पे अगर वॉलेंटरी का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो गई ना. यहां पे भाई इनके पास वॉलेंटरी का ऑप्शन था, ये सी लिमिटेड नॉर्मल कंपनी, तो वो वॉलेंटरीली अडॉप्ट कर सकती थी. लेकिन एनबीएफसी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी वॉलेंटरीली चाहकर भी अडॉप्ट नहीं कर सकती. तो इन्हें तो डबल काम करना ही पड़ेगा. इसका मतलब यहां पे नॉर्मल एएस उनका इंडिया से एप्लीकेबल, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया से वो वॉलंटरली नहीं जा सकते हो, है ना. उन्हें बनाना ही है वॉलंटरली. इंडिया से नहीं, वॉलंटरली के बिना हमको ऑप्शन नहीं. लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन उनको ये बनाना रहेगा. मतलब इनके पास डबल काम है और हम बचा नहीं सकते. एक तो आपका इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाओ क्योंकि आपको इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है, आप वहां पे वॉलंटरली नहीं अडॉप्ट कर सकते इंडिया से. दूसरा कंसोलिडेशन के लिए, क्योंकि आपके होल्डिंग कंपनी को इंडिया से एप्लीकेबल है, तो कंसोलिडेशन के लिए इनको इंडिया से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया से देना रहेगा, तो उन्हें वो भी बनाना रहेगा. तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इनको बेचारों को दोनों के दोनों बनाना ही रहेगा. ये चीज समझ में आई. तो अगर ये बहुत रेयर केस है कि होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी अगर एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी हुई, तो ऐसा नहीं कि होल्डिंग कंपनी के एप्लीकेबल है तो वो सब्सिडियरी अगर है एनबीएफसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो उन्हें भी एप्लीकेबल होगा ना. उनके एक अलग क्राइटेरिया, उसके हिसाब से एप्लीकेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मर्ज जाए. लेकिन उससे एप्लीकेबल अगर नहीं है तो बेचारा नॉर्मल अकाउंट स्टैंडर्ड ही फॉलो करो. लेकिन अगर मैंने यहां पे कहा कंसोलिडेशन के लिए, तो मैं तो कहूंगा ना कंसोलिडेशन के लिए भाई लाओ. फिर आप सपोज एनबीएफसी हो, मैं नॉर्मल कंपनी पेरेंट हो, आप सब्सिडियरी, मैंने लाओ, मेरे को इंडिया से एप्लीकेबल है, आपका भी इंडिया से, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लग गया, मुझे कंसोलिडेट करना है. अब आप बोले नहीं सर हमको तो एप्लीकेबल नहीं होता. अच्छा मतलब नहीं होता तो फिर क्या बनाए? बोले नॉर्मल बनाए. तो मैंने कहा वॉलंटरीली कर लो. बोले नहीं सर हम वॉलंटरी का भी ऑप्शन नहीं होता, एनबीएफसी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में वॉलंटरी का ऑप्शन नहीं. तो फिर मैंने बनाओ तो भी मतलब आपको वॉलंटरीली आप नहीं जा सकते इंडिया से, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए बनाना पड़ेगा. तो आपके पास दोनों आपको बनाना है. एक
कंप्लायंस के लिए नॉर्मल आप करोगे अपना इंडिविजुअल लेवल पे, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस फॉलो करोगे नॉर्मल। कंसोलिडेशन के लिए मुझे इंडियंस के बेस पे आपको बना के देना रहेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियरिटी बेटा आपके रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्विकली अब रिवाइज करते जल्दी जल्दी। नेटवर्क, अच्छा जैसे यही चीज यहां पे हमसे कहा स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट इंडियंस अप्लाइज टू बोथ इंडिविजुअल एंड द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी, लेकिन एक एक्सेप्शन है, होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी नॉर्मल है, सब्सिडरी अगर एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस है तो हमारी वजह से उसका एप्लीकेबल है, उनका एक अपना क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के हिसाब से एप्लीकेबल होता है तो होता है, अदरवाइज उनको हम हमारी वजह से उनका एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नाउ नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब होता है पेड अप कैपिटल, सारे रिजर्व सिवाय एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, अमलगमेशन रिजर्व, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये आपको इसमें से रिजर्व में अगर ऐसे तो आपको कंसीडर करना नहीं रहेगा, इसको ख्याल रखना है। इसमें से कुछ चीजें आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है आपको? ये ऐड करना है, लेकिन आप में ये रिजर्व में आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व, अमलगमेशन रिजर्व, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, अमोर्ट, इसको अपने को यहां पे ऐड करते हुए इसके रिजर्व अगर है तो उसमें अपने को ऐड बैक नहीं करना। ठीक है, ये वाले रिजर्व अपने को लेना नहीं है। फिर हमसे कहता है कि इसमें से माइनस करना अक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इसे अपने को माइनस करना रहेगा। और फिर हमारा नेटवर्थ का अमाउंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 और कंपनीज एक्ट 2013, ये नेटवर्थ हमको देखना है 31 मार्च 2014 जो मैंने आपको उस तरीके से उसके बाद अपने को हर साल देखना है। जिस साल हमने क्रॉस करे क्राइटेरिया तो हमारे पे मैंडेटरी वो हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने बात करें पॉइंट 4। फिफ्थ आपका एक बार कंसिस्टेंट है, मतलब एक बार आपका इंडिया से एप्लीकेबल हो गया, बस बात खत्म हो गई। फिर आपका इवन कम ज्यादा जो भी वो बात खत्म, अब वो आप रिवर्ट वापस नॉर्मल एज पे नहीं जा सकते। एसएमई जो छोटी कंपनीज होती है तो उन लोग के लिए इंडियस एप्लीकेबल नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो। छोटी कंपनी कहां हो तो इतने कंप्लायंस बहुत है तो उनका एप्लीकेबल नहीं है। कंपैरेटिवली हमेशा ख्याल रखना कि इंडेक्स में आप जो फिगर इस साल तो है आपको प्रीवियस ईयर का भी देना रहेगा कंपैरेटिव, इवन तो आपको सपोज 1 अप्रैल 2016 ये शुरू कहां से हुआ है? 1 अप्रैल 2016 से, इस फाइनेंशियल ईयर से हुआ है, तो आपको कंपैरिजन के लिए प्रीवियस ईयर की फिगर को भी इंडियस में लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों कॉलम होते हैं, करंट ईयर प्रीवियस, तो प्रीवियस ईयर की भी फिगर को चेंज करा, पिछले साल इंडियस एप्लीकेबल नहीं था तो भी, क्योंकि आप कंपेयर कर पाओ। ठीक है, देन अदर कंपनीज नॉट कवर अंडर इंडियस विल कंटिन्यू टू फॉलो ओल्ड एज, उन लोगों का एप्लीकेबल रहेंगे। जिनको इंडियस एप्लीकेबल इनको क्या रहेंगे? ओल्ड एज एप्लीकेबल रहेंगे। नाउ पॉइंट बी, फॉर एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या कह रहे हैं हमसे कि भाई अभी किसके बारे में बात करें? एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें ना कोई वॉलेंटरी का ऑप्शन है ही नहीं, मैंडेटरी होगा तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। अब बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली उसने अभी वो इंडियस टू बी नोटिफाइड बाय द सेपरेटली बाय द आरबीआई और आईआरडीआई, अब नॉट येट नोटिफाइड, मतलब अभी तक जो आरबीआई था और आपकी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अभी तक नोटिफाई नहीं करे, मतलब इन शॉर्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को अभी तक इंडिया से एप्लीकेबल नहीं, बात खत्म, कोई डिस्कशन नहीं, उनका एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एनबीएफसी की अगर हम लोग बात करें तो उन लोगों को कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2018 से। वैसे उनका भी फेज 1 है, फेज 2। अब डेट ख्याल रखना, देखो बहुत सिंपल है, नॉर्मल कंपनी कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2016 फेज 1, फेज 2 आपका 1 अप्रैल 2017। एनबीएफसी को कंटिन्यू बोलो 18 से हुआ, उनको 16, फिर फेज 2 17, इनका यहाँ पे फेज 1 18, फेज 2 19। तो इनका फेज 1 1 अप्रैल 2018 और फेज 2 1 अप्रैल 2019। सेम जो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी एनबीएफसी है आपकी, अगर उनका नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इनको इंडिया से एप्लीकेबल होगा। और जब फेज 2 में तो सारी की सारी लिस्टेड कंपनी, तो आज की तारीख में मैं देखूं तो सारी की सारी लिस्टेड कंपनी को एनबीएफसी को एप्लीकेबल है, और अनलिस्टेड एनबीएफसी का अगर उनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा, सेम नेटवर्थ का मीनिंग हमने जो पहले देखे वही नेटवर्थ यहां पर भी है। और एक चीज ख्याल रखना, कौन सी डेट से, वही कहानी आपको उसने यहां पर भी वही का, कब से हमको देखना, लेकिन नेटवर्थ चेक यहां पे कि देर आफ्टर, वही पिछले 3 साल से, यहां पे 31 मार्च 2016, तो आप यहां पे देखोगे, यहां पे 31 मार्च 2016 का देखूंगा, नाउ 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, तो पिछले 3 साल, क्योंकि यहां पर भी आप देखो वही बात उसने कहा, यहां पे 14 से था, लेकिन प्रीवियस यहां पे 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी था फेज 1, तो आपने प्रीवियस 3 है तो 14 15 16, ऐसे यहां पे पिछले, यहां पे उसने एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2018, तो प्रीवियस 3 ईयर पे लगे चले गया 31 मार्च 16, देन 17 एंड देन 18। ठीक है, अगर 500 करोड़ इससे ज्यादा इन तीनों साल में कोई भी साल में था तो आपको एप्लीकेबल ये
हो जाएगा फेज 1 से। लेकिन आपको फिर जब फेज 2 में है तो सारी लिस्टेड एनबीएफसी को तो एप्लीकेबल हो ही गया, फिर कितना भी उनका नेटवर्थ हो। और अनलिस्टेड का है, अगर उनका 250 करोड़ या उससे ज्यादा उनका नेटवर्थ है तो फिर उनका एप्लीकेबल होगा। लेकिन ख्याल रखना, अब 31 मार्च 2016 से आपको कंटिन्यूस देखें, जिस साल में भी ये एनबीएफसी जो अनलिस्टेड है उनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इंडेस एप्लीकेबल होगा। एक बार एप्लीकेबल हो गया तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, फिर आपको इंडेस जिंदगी भर के लिए वो एप्लीकेबल हो चुका है। ओके, तो कुछ चीजें उसने यहां पे कहा कि एक आपका वॉलंटरी एडॉप्शन ख्याल रखना, इसमें अलाउ नहीं है। तो कोई वॉलंटरी मेरे को चाहना है, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी है, बोले नहीं हमारा मूड हो रहा है, नहीं मूड हो रहा है तो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, उन पे मैंडेटरी है जब भी आप। फिर एग्जाम्पशन ये कि कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक को ये एप्लीकेबल नहीं है इंडेस। ओके, ग्रुप कंपनी सेम, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, अगर आपकी बैंक इंश्योरेंस कंपनी है तो आपके ऑल्सो अप्लाई टू इंडेस एज पर रोड मैप। मतलब अगर एनबीएफसी आपकी होल्डिंग है तो आपकी सब्सिडरी, सब्सिडरी तो आपकी होल्डिंग, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट सेम। लेकिन सेम यहां पर भी एक्सेप्शन है, ये अलग अलग लोग हैं, अब समझना एक्सेप्शन। अगर मैंने कहा दो, देखो एक अलग अलग फैमिली है, एक आपकी नॉर्मल कंपनी, मैंने कहा नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल कंपनी कह रहा हूं कि मेरा मतलब है कि नॉर्मल कंपनी का मतलब हो गया आपका अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। और एक दूसरी फैमिली, इस फैमिली में अलग अलग लोग हैं, ये एनबीएफसी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बोले देखो अपन अलग अलग लोग हैं, आपको इसमें इसकी वजह से इनका एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, एट द सेम टाइम इनकी वजह से इसको एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। इसको आपने ख्याल रखना। हो सकता है कि नॉर्मल कंपनी होल्डिंग है उसकी सब्सिडरी, वाइस वर्सा ऐसा भी हो सकता है, ये होल्डिंग है इसकी सब्सिडरी है, हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ, क्योंकि नॉर्मल कंपनी को इंडिया से एप्लीकेबल तो उसकी सब्सिडरी को भी हो जाएगा, ये इनको इंडिया से एप्लीकेबल तो उसकी होल्डिंग को हो जाएगा, सब्सिडरी को, ऐसा नहीं है। अगर ये विद इन द ग्रुप है, आप समझो इस ग्रुप में इसको एप्लीकेबल हो तो इससे भी होगा, इससे हुआ तो इससे भी हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन इसकी वजह से इसे यहां पे एप्लीकेबल, ये इसकी वजह से इसको एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन द होल्डिंग और सब्सिडरी है। कंसोलिडेशन के बनाना पड़ता है वो बात अलग है, और कंसोलिडेशन के बनाना पड़ता है वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन वो फिर आप बनाओ, ये तो इसके पास तो पीछे वॉलंटरी, इसके ऑप्शन भी वॉलंटरीली फॉलो कर ले इंडेस, या तो वॉलंटरी का ऑप्शन भी नहीं है। तो कंसोलिडेशन अगर इनको बनाना पड़ गया इंडेस के हिसाब से तो फिर तो इनपे तो दिक्कत हो गई ना। क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो ये वॉलंटरी का ऑप्शन नहीं, तो इंडिया से ऐसे तो नॉर्मल फॉलो नहीं कर सकते, तो बेचारे नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सब बनाएंगे। लेकिन बाद में क्या होगा, कंसोलिडेशन इनको अलग से बना के देना ही रहेगा, वॉलंटरी का ऑप्शन नहीं, बोले नहीं दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसने यहां पे ये कहा कि एक आपका इंडिया रोड में, अच्छा कंपैरेटिव ख्याल रखना कि आपने जो इस साल की फिगर दी आपको कंपैरिजन के लिए पिछले साल की भी फिगर देना रहेगा। ओके ना, इंडिया के हिसाब से नॉर्मल एज है तो फिर नॉर्मल एज के हिसाब से। अब म्यूचुअल फंड के बारे में एक्चुअली सेबी ने यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहा है कि म्यूचुअल फंड जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते तो उनके इंडिया से एप्लीकेबल है। उन्हें फॉर्मेट और गाइडलाइंस भी दी जो कि आपको नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से उनके एप्लीकेबल है म्यूचुअल फंड्स को। ओके, ये मेन है, कुछ चीजें यहाँ पे जो लिखी हो आपके रेफरेंस के लिए आप उसको रीड कर सकते हैं। ये जो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओके, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो दूसरी चीजें भी इसमें आती है वो हम लोग बात करेंगे जब मैं इंडेक्स 1 आपसे बात करूंगा। कुछ गाइडेंस नोट्स भी उसके बारे में वहां पे आपसे बात करूंगा। अब हमारे आईसीए स्टडी मटेरियल के जो सारे क्वेश्चन कवर कर, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, सो बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से को करना है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ध्यान से बात मेरी बात सुनिए, क्या कहता है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट फॉलोइंग इज ए स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2014। तो कब की बात करें, 31 मार्च 2014। कंपनी इज इक्विटी शेयर आर लिस्टेड, तो ये लिस्टेड कंपनी से हमको पता चल गया, ठीक है, लिस्टेड कंपनी सिंपल, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिंस 2010 से, ठीक है। अब उसने हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखा है, इक्विटी रुपीज इन करो, ठीक है। अब सिंपल से पूछा गया, पहले देखो एज पर द रोड में विच फेज में वो आ रही है, ठीक है, और विल योर आंसर चेंज इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। मैं बात करता हूँ, तो बेसिकली आपसे बोल रहा है कौन से फेज में, तो पहले तो लिस्टेड कंपनी के बारे में उसने कहा, तो पहले तो नॉर्मल बात करें, हमें नेटवर्थ चाहिए, तो नेटवर्थ में क्या क्या हम कंसिडर करते हैं वो हम देखेंगे। तो 31 मार्च 2014 की बात कर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे नेटवर्थ, तो तीनों यहाँ पे देखो, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016। अब उन्होंने हमको यहाँ पे 31 मार्च 2014 की डिटेल दी है, तो यहाँ पे नेटवर्थ अगर मेरा यहाँ पे 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो मेरे को एप्लीकेबल होगा। तो मैंने कहा चलो नेटवर्थ, ये कोई भी साल में हो, उसने 31 मार्च 2014 से शुरू और वही इसने बैलेंस शीट भी हमको दिया। तो यहाँ पे
अगर मैं नेटवर्थ करूं ऐड, तो नेटवर्थ यहां पे देखो ये आएगा 160 कैपिटल सिक्योरिटीज जनरल रिजर्व, मैंने आपसे कहा रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता तो ये नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लाइबिलिटीज, ठीक है। तो आपने यहां पे दिए पेड अप कैपिटल लिखे 160 120 150, ओके 40 नहीं आएगा, मैंने कहा था रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, मैंने आपसे कहा था, यहां पे लिखा हुआ है आपके इसमें कंसेप्ट बुक में, रिवैल्यूएशन रिजर्व यहां पे नहीं आएगा, ओके। देन ईयर, उसके बाद प्रॉफिट है आपका 75, और एक और चीज मैंने कहा था जब तक माइनस करना होता है मिसलेनियस एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, ओके, तो यहां पे माइनस कर दिया गया। तो ये जो नेटवर्थ है इट इज मोर इक्वल टू और मोर देन 500 है, मोर देन 500 है, ठीक है। तो ये आपको हमारे इंडिया से एप्लीकेबल हो गया, कौन से हमको एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे, क्योंकि इट इज मोर देन दैट, तो देयरफॉर फेज 1 हमको अप्लाई, फेज 1, ठीक है, फेज 1 एप्लीकेबल, एप्लीकेबल कब से एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of April 2016 फेज 1 से, ठीक है। अब वो कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी तो भी एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि फेज 1 है तो 500 करोड़ के ऊपर जो भी कंपनी है तो उनको भी एप्लीकेबल होगा, ओके। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, देन लेट्स से इन क्वेश्चन 1 द बैलेंस ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव फिगर, ठीक है, तो वो नेगेटिव फिगर लॉस है तो अक्यूमुलेटेड लॉस को अपने को माइनस करना है। तो यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा, पहला आपका आ गया, पहला आपने यहां पे कंसिडर कर लिए 160, तो चलो यहां पे मैं लिखता हूं 160 प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाउ मच इट इज 200, देन जनरल रिजर्व 150, सो प्लस 200 प्लस 150, ओके। ये आपको लॉस है, यहां पे ना आपको सिचुएशन चेंज किया, यहां पे लॉस क्या है, कितना लॉस है 375, तो मैं माइनस करूंगा उसे, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा स्केल से यहां पे नहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके जस्ट नाउ। तो मैं कहता हूं 160 प्लस 200 प्लस 150, हाउ मच इट इज 510, अभी लॉस माइनस करने, लॉस है तो 375 माइनस कर दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ दैट इज 80, उसे भी माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है माइनस 375 माइनस 80, तो ये तो सिर्फ 55 ही आ रहा है, यस 55, तो 55, तो इसका मतलब यहां तो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ नहीं है ना, क्योंकि भाई ये तो लेस देन है आपका 500 करोड़, फेज 1 में फेज 2 में भी नहीं था, लिस्टेड कंपनी तो बात अलग है, ठीक है, तो ध्यान से, ओके डज नॉट, ओके डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ फेज 1, राइट डाउन देयर ऑफ फेज 1, अपने रेफरेंस के लिए लिख लो, ठीक है, मगर यहां पे बट राइट डाउन देयर, बट irrespective of okay net worth, irrespective of net worth, okay applicable from फेज 2, क्यों, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को भी नेटवर्थ रहे, कोई फर्क नहीं, लिस्टेड कंपनी फेज 2, ओके, कौन सी डेट से, बिकॉज इट इज लिस्टेड कंपनी ना, तो फेज 2 कब से, 1 अप्रैल 2017 से, ठीक है 27, लिस्टेड कंपनी तो फेज 2 में तो कोई भी नेटवर्थ रहे उसका तो से एप्लीकेबल, सारी लिस्टेड कंपनी को, ओके डन, ओके ठीक है। एक और एग्जांपल मुझे आपको बताना, मैं आगे चल के इसको बताता हूं अभी, ठीक है डन, इतना लिखे आपने। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट इट सेज क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है कि नेटवर्थ ऑफ कंपनी भी विच इज अनलिस्टेड कंपनी, कीवर्ड अनलिस्टेड कंपनी, जिसका नेटवर्थ कितना है 500 करोड़ ऑन 31 मार्च 2014, हो गया ना भाई, तो बात ही खत्म हो गई 500 करोड़ के ऊपर। हाउएवर ड्यू टू लॉस इनकर्ड इन फाइनेंशियल 14-15 द नेटवर्थ of the company rupees 400 crore as on 31st March 2015, from when company B shall apply Ind AS। सिंपल सी बात है, उसने हमसे कहा था फेज 1 पे कि 31st मार्च 2014 पे जाओ, 31st मार्च 2015 पे जाओ और 31st मार्च 2016 पे जाओ। यहां पे इसका नेटवर्थ अगर 500 करोड़ इससे ज्यादा, बात हो गई खत्म, बाद में कुछ भी तीनों में से कोई भी साल में, तो इसे तो यहां पर वो कहते हैं कि 400 करोड़, अरे मुझे क्या करना है, यहीं पे 500 करोड़ के ऊपर है 600 करोड़ है, क्योंकि तो यहां पे तो 1 अप्रैल 2016 से ही एप्लीकेबल हो गया, ये फेज 1 से ही एप्लीकेबल हो गया, फेज 1 से ही एप्लीकेबल हमें यहां पर हो जाएगा, ओके क्यों,
क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला उसने कि तीनों साल, कोई भी साल रहा तो बात हो गई खत्म। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फेज 1, दैट इज 1 अप्रैल 2016। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वो कहते हैं कि नेटवर्थ ऑफ कंपनी सी एन अनलिस्टेड कंपनी, अगेन अनलिस्टेड कंपनी, वॉज रुपीज 400 करोड़ 31 मार्च 2014। तो फिलहाल तो 31 मार्च 2014 की बात करें अगर, तो कितना नेटवर्थ है 400 करोड़, तो विच इज लेस देन 500 करोड़। ठीक है, फेज 1 में तो नहीं आ रहा है वो फिलहाल, देखते हैं वैसे आगे का कुछ अगर उसने दिया होगा तो 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016। ठीक है, ध्यान से वो कहते हैं ना, हाउएवर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी रुपीज 600 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2015। चलो वाह वाह, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे उसका हो गया नेटवर्थ 600 करोड़, तो बात हो गई खत्म। तो कोई भी एक साल में भी हुआ तो एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये ना क्लैरिफाई, एक्चुअल मैंने आपसे कहा था ना कि एक एक्सपर्ट कमेटी है आईसीआई की जो हमको गाइड करता है। ओके, तो क्या कहता है आईटीएफजी, बेसिकली हमें बताता है कुछ एप्लीकेशन करते हुए कुछ दिक्कत आया, तो उसने क्लैरिफाई किया था आईटीएफजी ने। ओके, उसने क्लैरिफाई किया था कि भाई कोई भी साल मेरा बाद में, ठीक है, नेटवर्थ शेल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, दैट इज इट, हैज मेट द क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड, ओके, in a particular Indians will become applicable to such come immediately after the next financial year। ओके, मगर फेज 1 इसका रहेगा दैट इज फ्रॉम द 1st of April। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल तो ऑन और 1st of April 2016 से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। डन, सिंपल। ओके, नाउ अब आगे कहते हैं कि कंपनी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ए ग्रुप। ओके, कंपनी ए इज एन अनलिस्टेड कंपनी, ओके, हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ 60 करोड़ 31 मार्च 2014, सिर्फ 60 करोड़। तो मैं यहां लिखता हूं ए लिमिटेड, प्लीज अच्छे से, इसका ये पेरेंट कंपनी, इसका नेटवर्क कितना है 60 करोड़, 60 करोड़। ओके, फिर कहता है कि कंपनी बी विच इज ऑल्सो अनलिस्टेड कंपनी सब्सिडरी ऑफ ए, तो ए की सब्सिडरी बी, इसका नेटवर्क कितना है 600 करोड़। ओके, फिर कहते हैं कंपनी सी अनलिस्टेड कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ बी, ये बी की सब्सिडरी, ओके, सी लिमिटेड, इसका नेटवर्क कितना है 150 करोड़। अब समझना इंडेक्स किसको एप्लीकेबल है, किसने क्राइटेरिया मेट करा, क्राइटेरिया मेट इसने कर लिया, सही है, तो यहां पे क्राइटेरिया मेट हो जाता है बेटा। तो इसका मतलब इसकी होल्डिंग सब्सिडियरी सबको एप्लीकेबल। ठीक है, अब वो एक ही फैमिली के, ये कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी नहीं, एक ही फैमिली के वो सब, तो इसे भी एप्लीकेबल हो गया, इंडेक्स एप्लीकेबल इससे भी हो गया, इससे भी एप्लीकेबल होगा, इससे भी एप्लीकेबल। उसने क्या कहा कि भाई आपकी पेरेंट कंपनी को भी होगा, आपकी सब्सिडरी को भी होगा। ठीक है, फेलो सब्सिडरी कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने क्राइटेरिया मेट किया, तो इसकी होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनी दोनों को एप्लीकेबल, मतलब तीनों को यहाँ पे एप्लीकेबल वो हो गया। सिंपल है ना, देखो कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डी। तो कंपनी डी है, उसकी एक सब्सिडरी है ई, ठीक है, फिर ई की सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ डी, ओके, तो कंपनी है विच इज सब्सिडरी ऑफ ई की, ठीक है, तो ये होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी ई की सब्सिडरी एफ, और ई की कंपनी जी उसके एसोसिएट है, तो ये होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी, ये सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी की ये हो गया यहाँ पे आपका एसोसिएट। ठीक है, अब यहां पे कहते हैं कंपनी एच विच इज सब्सिडरी ऑफ डी, और कंपनी आई विच इज सब्सिडरी ऑफ एच। ठीक है, ठीक है भाई, वो कहते हैं ऑल द कंपनी इन द अबव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड कंपनी, ओके, एंड द नेटवर्थ ऑफ कंपनी इज 300 करोड़। तो ई का नेटवर्थ है 300 करोड़। अब आप समझो इस चीज को, वो अनलिस्टेड कंपनी है विच इज इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़, तो वो फेज 2 में आ जा रही है। ओके, 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। तो वो हमसे कहता है द नेटवर्थ ऑफ ऑल द, बाकी वो कहते हैं नेटवर्थ ऑफ ऑल अदर कंपनीज बिलो 250, तो सारी कंपनी का 250 से कम है, एक ही है भैया यहां पे, तो जिसका 250 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ है, किसका यहाँ पे कंपनी ई का, तो कंपनी ई का नेटवर्थ कितना है 250 करोड़ के ऊपर। वो तो अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन फेज 2 से उसका एप्लीकेबल हो गया, करेक्ट। तो अब समझना किस किस को एप्लीकेबल होंगे, मैंने कहा फेलो सब्सिडरी नहीं आता, किसने क्लैरिफाई किया था ये, यहां पे उसने मेंशन किया होगा उसका नाम, यस, आईटीएफ, जिसके बारे में मैंने आपको लिखा, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया फेलो सब्सिडरी नहीं आता। तो देखो यहाँ पे किसको एप्लीकेबल होगा, यस, इंडिया से एप्लीकेबल है। इससे तो क्यों इंडिया से एप्लीकेबल है, बिकॉज ऑफ ई, ई की वजह से डी को एप्लीकेबल है, क्योंकि डी जो है होल्डिंग कंपनी ई की, तो डी को एप्लीकेबल है बिकॉज ऑफ ई। अब ये सब्सिडरी है, इसे भी एप्लीकेबल है क्योंकि ये उस कंपनी की सब्सिडरी जिसको इंडिया से एप्लीकेबल है, ये एसोसिएट, ये उस कंपनी की एसोसिएट है जिसको इंडिया से एप्लीकेबल है, तो हमें भी एप्लीकेबल होगा। क्या इन्हें एप्लीकेबल है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने आपसे कहा था, ठीक है, इनको एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन
कंसोलिडेशन की वजह से तेरे को करना रहेगा, तो फिर वॉलेंटरीली अगर इच्छा है तो वो ऑप्शन चूज कर सकते, लेकिन ख्याल रखना फेज 2 पे जाएंगे। क्यों? क्यों फेज 2 में जा रहे हैं? क्योंकि 250 करोड़ से ऊपर, 500 करोड़ के ऊपर रहता ना तो फेज 1 में चले जाते थे। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, डन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ व्हाट इट सेज दैट ABC incorporated in a foreign country has a net worth of 700 करोड़। क्या लगना, फॉरेन की बातें चल रही है यहाँ पे। तो ABC कंपनी कहाँ पे, इसका 700 करोड़ है, लेकिन फॉरेन कंपनी। तो हमको क्या करना है भाई, ठीक है, फॉरेन कंपनी, ध्यान से समझेंगे। Then it says it has two subsidiary. Company X was net worth as on 31st March 2014 is 600 करोड़ and company Y was net worth 150 करोड़। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन पढ़ा एक चीज, चलो ठीक है मैं भी बताता हूँ आपसे क्या कह रहा है। एक है आपका X, इसकी सब्सिडी, और Y इसका नेटवर्क कितना था, कौन सी तारीख दिया उसने, 31 मार्च 2014 ही दिया है, 31 मार्च 2014। ठीक है, 31 मार्च 2014। इसका नेटवर्क कितना बताया उसने, 600 करोड़ का, इसका नेटवर्क 150। ठीक है, ध्यान से आपने मेरी बात समझ। ठीक है, अब हुआ क्या, आगे कहते हैं वेदर कंपनी एक्स एंड वाई वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडियस फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1st of April 2016 से पूछ रहा है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेटवर्क, ऑन द बेसिस ऑफ द नेटवर्क ऑफ एबीसी। अब इस चीज को समझना है आप, और ऑन द बेसिस ऑफ द नेटवर्क एबीसी से मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि 700 करोड़ है। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर वाई को एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि एबीसी फॉरेन कंपनी ना, उसका नहीं, हमको इंडियन कंपनी देखना है। तो मैंने कहा इससे तो इंडिया से एप्लीकेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे इंडिया से एप्लीकेबल है। वाई? द रीजन इज दैट, क्यों इससे इंडिया से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 1st of April 2016 से। वाई? क्योंकि यहां पर इसको इंडिया से इसलिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि क्या चीज हुई यहां पे, इसका नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़। लेकिन ये तो फेलो सब्सिडरी, तो एक्स की वजह से वाई को एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, और एबीसी से फॉरेन कंपनी, तो वो 700 करोड़ हमको नहीं लेना। तो यहां पे वाई को नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, अब वो बात अलग है कि कंसोलिडेशन के लिए वो कर रहा है, बात अलग है, लेकिन यहां पे देखो उसने वाई को क्यों नहीं एप्लीकेबल होंगे यहां पे, क्योंकि उसका भाई यहां पे ये अनलिस्टेड, इसने एक और चीज लिस्टेड तो नहीं कहा ना, तो लिस्टेड रहा फिर तो हो ही जाता है एप्लीकेबल। ठीक है, इसने कहा लिस्टेड अनलिस्टेड ऐसा कुछ नहीं कहा ना उसने। ठीक है, अब उसने कहा नहीं, अगर लिस्टेड कंपनी फिर तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा यहाँ पे, सिमिलर इश्यू, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डील किए थे कंपनी से, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, कंपनी एक्स हैविंग नेटवर्थ ऑफ 600 करोड़ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, पहले ना उन्होंने फाइनेंशियल ईयर गलती से लिखे होंगे, ये यहाँ पे उसने 31 मार्च 2014 बोला है, यहाँ 15-16 बोला है, तो कुछ डेट में थोड़ा आगे पीछे बोले, बट इट्स ओके। ठीक है, would be required to prepare its financial statement for accounting period commencing 1st April 2016, that is phase 1. Okay, as per the company's Indian accounting standard rule 2015, while company Y Z limited has net worth of 150 crore in the financial year, ये ना 15-16 नहीं, ऊपर ना 31 मार्च 14 बोला। Anyways, लेकिन ना would be required to prepare its financial statement as per the company's accounting standard rule 2006. Now, since the foreign company ABC is not a company incorporated under the Companies Act 2013 or the earlier Companies Act 1950, it is not required to prepare its financial statement. वो इंडिया की कंपनी नहीं है, इनकॉर्पोरेट यहाँ नहीं है। ठीक है, तो एज, हाँ अब यहाँ से, एज द फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इंडियाज, द नेटवर्थ ऑफ द फॉरेन कंपनी एबीसी वुड नॉट बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग whether the Indian subsidiary company X Limited and company Y Limited are required to prepare the financials based on India। सही बात है, हमको एबीसी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं एबीसी से लेना देना, वो फॉरेन कंपनी, इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं। तो उसने क्या कहा, उसने कहा यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे जब इसकी बारे में बात करें एक्स की, जिसका नेटवर्थ 600 करोड़ है, तो दे हैव टू फॉलो द इंडेक्स। ओके, उसने कहा इंडेक्स फॉलो करना है ना। उसके बाद वो क्या कहता है, बट ये वुड बी, दूसरी कंपनी कौन है आपका, दैट इज द वाई, उसको यहाँ पे कहता है वुड रिक्वायर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल एज पर द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल। ओके, नॉट इंडिया, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से उसको बनाना रहेगा। डन। ओके, लास्ट वन पे आता है कि एग्जांपल मुझे आपसे पहले कहना था, वो एग्जांपल मैंने कहा नहीं, तो मैं आपको ना अभी एक और एग्जांपल मैं कह रहा हूं, ध्यान से आपने मेरी बात समझना क्या कहता है। ओके, वो लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, अब ध्यान से इस चीज को समझना। सपोज मैं कहता हूं, ये आपने लिख भी लेना। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, राइट ऑन देयर, एग्जांपल नंबर 3। तो एक कंपनी आपकी ए लिमिटेड, सपोज मैं कहता हूं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, अब ये पेरेंट कंपनी, अब उसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड, जो कि अदर देन एनबीएफसी, या मैं नॉर्मल कंपनी अदर देन एनबीएफसी। ठीक है, अब ध्यान से समझना।
तो पेरेंट कंपनी ने क्राइटेरिया मेट किया, उसकी वजह से इसका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल कंपनी, एक फैमिली की नहीं, अलग अलग फैमिली की हो, ठीक है। तो वो कहते हैं सपोज, मैं सिचुएशन यहां क्रिएट करो, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि सपोज सिचुएशन तो बहुत क्रिएट हो सकती, अब ध्यान से समझना। सपोज इंडेस इसे एप्लीकेबल है, इंडेस एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of April 2018, ऐसे ही मैंने कहा इसका एप्लीकेबल था 1st of April 2018 से शुरू है, सपोज इसका एप्लीकेबल था जब से, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसके जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 होगा, 17-18, ठीक है, ऐसे कुछ 3 साल में लिख रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करो, ध्यान से समझना। अब मैं जब ये 3 साल की बात करूं, इसे इंडिया से एप्लीकेबल कब हो, 1st of April 2018 से हुआ, ठीक है। तो यहां पे तो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, ये भी नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, और यहां से इंडिया से एप्लीकेबल, और कंपैरिजन के लिए देंगे पिछले साल का इंडिया से, बात अलग है, लेकिन 16-17 में एस हो, 17-18 नॉर्मल एस हो। अब मैं कहता हूं यहां पे जो दूसरी उसकी सब्सिडरी, वो एक्चुअल में एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। तो सपोज मैं कहता हूं, सपोज इससे मान लो, सपोज इंडेस एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of April 2016 से इसका एप्लीकेबल हो गया था सपोज, ठीक है। अब यहां पे इसकी बात करें तो ये तो यहां पे 2016-17, 2017-18 और 2018-19 अपन कंपैरिजन कर रहे कोई, ठीक है। मैंने कहा इसे तो इंडिया शुरुआत से ही एप्लीकेबल हो गया, फर्स्ट पेज से, 1st of April 2016। तो यहां पे इसने फॉलो किया होगा इस साल, ओके, इसने इस साल क्या फॉलो किया, इंडेस, यहां पे भी इंडेस हुआ फॉलो, क्योंकि उसे एप्लीकेबल शुरू से ही होगा इंडेस। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अब मैंने कहा कि एक कंपनी थी, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों कंपनी इंडेस वाली हो गई, तो अरे बहुत अच्छी बात है, कंसोलिडेट करने कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों कंपनी क्या कर रही, इंडेस फॉलो करी, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन यहां दिक्कत है, एक कंपनी यहां पे फॉलो कर रही एस और दूसरी इंडेस। अब कंसोलिडेशन कौन करेगा समझना, बी नहीं करेगा, ए करेगा, ए पेरेंट कंपनी, जो पेरेंट कंपनी थी वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो यहां पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी नहीं बनाएगा, यहां पे बनाएगा ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब मैंने कहा कि एक बनाएगा, लेकिन दिक्कत ये कि ए तो नॉर्मल एस फॉलो कर रहा है ना, ये तो वॉलंटरी में भी नहीं जा सकता, ठीक है। और वैसे भी इसको एप्लीकेबल कब हुआ, यहां पे 1st April 2018 से हुआ। तो अब यहां पे सिचुएशन अलग होगी, अब यहां पे फॉर कंसोलिडेशन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना कौन, जरूरी नहीं है भाई कि आपको नॉर्मल एनबीएफसी होल्डिंग, यहां पर भी नॉर्मल कंपनी एनबीएफसी पेरेंट कंपनी उसको दे रहे। तो ये कहता है कि मुझे यहां पे एस फॉलो करना पड़ रहा है, फॉर कंसोलिडेशन पर्पस की वजह से मैंने कहा मुझे क्या फॉलो करना रहा, मैं यहां पे एस फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है उन्हें उठा के। तो मैंने कहा मैं तो इंडियस करता हूं, मैं सब सब्सिडियरी आप होल्डिंग बनो, मैंने कहा मैं तो इंडियस करो, 1st April 2016 से मुझको इंडिया से एप्लीकेबल है, तो मैं तो इंडियस ही बना रहा था। तो मैंने इंडियस 16, 17, 17, 18 मेरी जिंदगी चली रही अच्छी। अब आप होल्डिंग कंपनी, आपने बोले सर दो हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं देने लगा, आप बोले क्या है, अब मैंने कहा ये इंडिया से एप्लीकेबल, बोले आपने कहा नहीं हमें इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कहा वॉलंटरी में आ जाओ, बोले नहीं एनबीएफसी को वॉलंटरी का ऑप्शन नहीं है। मतलब आपने मेरा ही काम बढ़ा दिए, मुझ पे मैंडेटरी है, मैं तो कर रहा हूं, मेरा काम बढ़ा दिए कंसोलिडेशन के लिए, मुझे नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ा और आपको देना था, ठीक है। अब आप उससे बनाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है इंडेस में आने, क्योंकि आप पे वॉलंटरी नहीं है, वॉलंटरी का ऑप्शन नहीं है। अब मैं इस पे मैंडेटरी के इंडेस वो मैं कर रहा हूं, अब मैंने कहा मुझे एस कंसोलिडेशन के लिए आपको बना के देना पड़ा, ओके। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो मैं लिखता हूं उसे लिख लो। अब वो हमसे कहते हैं यहां पे, एज पर द रोड मैप इंडियस इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम द, अच्छा ये बोलो फाइनेंशियल ईयर 17-18, वैसी सिचुएशन थोड़ा ईयर आगे पीछे हो सकते। तो यहां पे मैंने कहा कि कंपनी एक्स थी, ठीक है, कंपनी एक्स को कब एप्लीकेबल है, वो कंपनी एक्स को 2017-18 से एप्लीकेबल, ठीक है भाई। नाउ वो कहता है इसे मतलब नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, ठीक है। तो चलो भाई नॉर्मल कंपनी अदर देन एनबीएफसी है, ठीक है। वो कहता है इसे सब्सिडरी ऑफ कंपनी वाई विच इज एनबीएफसी, मतलब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की सब्सिडरी। तो यहां पे कंपनी वाई है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे कंपनी आपकी एक वाई है, जो कि एक एनबीएफसी है, ओके।
इससे कब से एप्लीकेबल है, वो कहता है हमसे कंपनी वाइज एन अनलिस्टेड कंपनी हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ 400 करोड़, तो 250 करोड़ के ऊपर अनलिस्टेड उससे एप्लीकेबल हो गया। इसको यहाँ पे इसका एप्लीकेबल कब, 1 अप्रैल 2018 से इसको एप्लीकेबल होगा। जस्ट गिव मी मिनट, कुछ और डेट वेट तो नहीं दिया इसने। ओके, अनलिस्टेड कंपनी नहीं 400 करोड़ 1 अप्रैल 2019 से फेज, क्योंकि 500 करोड़ के ऊपर रहा तो आप लोगों को फेज 1 है, तो फिर 250 के ऊपर रहा तो दैट इज फेज 2 में आ रहा है, तो इसको 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है। व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबल इंडेक्स फॉर द कंपनी एक्स एंड वाई। वाई को तो एप्लीकेबल हो गया ना, यहां से कब से एप्लीकेबल हो गया, जगह नहीं यहाँ पे, एक सेकंड, इसे तो एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल 2019 से। अब अगर मैं इसको, ये तो नॉर्मल कंपनी, इसको इंडिया से एप्लीकेबल ही नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेबल 17-18 से, ओके। तो यहाँ पे वो कहता है इफ इंडेक्स, ओके, एक एक करके हम समझते हैं इस चीज को। अब प्लीज समझ, जो मैंने कहा वैसा ही अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए गए, जो एग्जांपल क्रिएट किया, इसको 1 अप्रैल 2018-19 से एप्लीकेबल है, ठीक है, साफ साफ। क्यों, क्योंकि फेज 1 में फेज 2 में आ रहा है, ठीक है, एनबीएफसी फेज 2 में आ रहा है। अब इसे एप्लीकेबल है 17-18 से, तो इसने क्या किया, वही कहानी 17-18 में इसमें इंडेक्स किया होगा, 17-18 में इसने इंडेक्स के हिसाब से किया, फिर जब 18-19 आया जब भी इसने इंडेक्स किया, ओके, और उसके बाद यहां पे 19-20 में भी, यहां पे फिर अचल ही कहानी 19-20 में भी इसने इंडेक्स किया। अब दिक्कत यह आ गई बेटा कि इसकी जो होल्डिंग कंपनी उसको तो एप्लीकेबल कब से हुआ, आप समझना, इसे तो एप्लीकेबल यहां से ही हो गया ना, 17-18, 18-19, 19-20 सब बनाएगा। अब दिक्कत यह आ गई कि इसकी जो होल्डिंग कंपनी एनबीएफसी, ठीक है, उसको एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2019, मगर उसकी वजह से देखो, वो तो मेरी वजह से उसको नहीं हो सकता, उसकी वजह से मेरी नहीं, क्योंकि हम अलग अलग फैमिली के, वो है एनबीएफसी, मैं हूं नॉर्मल, समझ रहे हो, तो मेरी वजह से उसको कोई चीज थोपी नहीं जा सकती, उसकी वजह से उसका एप्लीकेबल, तो मुझे एप्लीकेबल नहीं कर सकते, उस क्राइटेरिया हम दोनों का अलग अलग, वो मेट करते हमको एप्लीकेबल होगा। अब मगर ये दिक्कत ये आ गई कि उसने तो यहाँ पे 2017, 17, 18, 18, 19 में नॉर्मल एएस के हिसाब से बनाया, तो हमको कंसोलिडेशन के नॉर्मल एएस के हिसाब से बना के देना रहेगा। तो यहां पे मेरे को इंडिया से एप्लीकेबल है, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए मुझे एएस के हिसाब से बना के इसे देना रहेगा, क्योंकि इसे कब से, यहां से एप्लीकेबल हुआ ना उसे, इस फाइनेंशियल ईयर से, तो पिछले 2 साल तो उसका एप्लीकेबल नहीं था, तो वो तो एएस के हिसाब से कर रहा होगा, तो मुझे अब एएस के हिसाब से बना के देना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, बस वही चीज यहां पे लिखी हुई है। सो यू कैन सी दैट हियर नाउ, and according to the roadmap it may be noted NBFC having a net worth of less than 500 crore, so एक अप्रैल से उसका एप्लीकेबल है। further the holding subsidiary joint venture associate of NBFC other than the covered by the corporate roadmap shall apply the from the India's 1 April 2019, करेक्ट। नॉर्मल सब्सिडरी ये सब आती है, लेकिन अलग अलग फैमिली की नहीं, फैमिली समझे ना, एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस एक अलग फैमिली और हम अलग फैमिली के। अकॉर्डिंग इन द गिवन केस एनबीएफसी कंपनी वाई shall apply in this for the financial year beginning 1 April 2019 with comparative figure for the period comparison, तो देना है जब से एप्लीकेबल पिछले साल के कंपैरिजन के लिए आपको देना है। कंपनी एक्स shall apply India's in statutory individual financial statement from the financial, हाँ इंडिविजुअली वो करेगा 17-18 से। However, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, for the purpose of consolidation by company Y फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में उसको इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से वो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो फॉलो करेगा, जैसे मैंने आपसे कहा। तो इसी तरह इस चैप्टर को हमने सिंप्लीफाई करे और इसमें कुछ भी नहीं था, एप्लीकेबिलिटी में ही आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसी के साथ ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा खत्म। अब हम लोग आगे एक एक करके इसी तरह चैप्टर्स आते जाएंगे, और आपके जो भी सीए फाइनल के फ्रेंड्स है उनका आप वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं उसे बहुत मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, बहुत मेहनत करो। सारे क्वेश्चन आईसीएसई डबल के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे इंडिया जो एडवांस इंडिया से सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले। ये नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां पे जाके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते, कोई भी फीडबैक देना चाहते या कुछ भी कहना चाहते, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। सो नेक्स्ट इंडेक्स के साथ मैं आऊंगा एंड वी विल अगेन सिंप्लीफाई एफआर लाइक नेवर बिफोर।